गगन, तू तो जानता है बापू की कितनी तबीयत खराब थी। वैद्य जी ने कहा था इलाज लंबा चलेगा, पैसों की बड़ी जरूरत थी, इसलिए मुझे मजबूरी में पिताजी की आधी जमीन नंदू को बेचनी पड़ी। मुझे पता है भैया, आपने जो किया मजबूरी में किया। पिताजी का इलाज सबसे जरूरी था। अच्छा हुआ तू समझ गया। अब तो वो जमीन चली गई, लेकिन कुछ टुकड़े अभी भी बचे हैं। सोच रहा हूँ अब उनका बंटवारा कर लें, ताकि कल को कोई उलझन ना रहे। भैया, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या बंटवारा ये अभी टाल दें? पिताजी की यादें इस मिट्टी से जुड़ी हैं, इन्हें हिस्सों में बांटना अच्छा नहीं लगता। तेरी बात सही है गगन, पर देखना, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। आज हम साथ हैं, कल को तेरी भी शादी होगी, घर में नए रिश्ते जुड़ेंगे। ऐसे में कोई उलझन या तकरार ना हो, इसलिए बेहतर है कि अभी से साफ साफ बांट दें। इससे रिश्ते भी सलामत रहेंगे और बापू की यादें भी हमारे दिल में जस की तस रहेंगी। ठीक है भैया, जैसा आप समझो। जो हिस्सा मेरा बनता है वही दे दो, मुझे कोई लालच नहीं है। अरे, ये तो तूने बहुत समझदारी की बात कही। जो जमीन बची है उसका आधा मेरा और आधा तेरा, इससे घर में शांति बनी रहेगी। हाँ भैया, आखिर हम दोनों ने एक ही बापू की मिट्टी में पांव रखे हैं। थोड़ी सी जमीन से ज्यादा तो उनकी यादें हमारी हैं। गगन चुपचाप झोला उठाकर घर से बाहर चला गया। बरामदे में जगदीश बैठा था, उसके पास उसकी पत्नी खड़ी थी। दोनों की नजरें गगन को जाते हुए देखती रहीं। देखा लता, कैसे मैंने उस भोले गगन को मना लिया। सोचा होगा कि बड़ा भाई कितना नेक है। क्या मतलब? जब मेरे भाई नंदू ने पैसा दिया था तो इसमें चालाकी कहाँ से आ गई? सीधा साधा सौदा हुआ था ना। अरे लता, तू औरत है, दिल की साफ है, पर दिमाग से भोली। कहाँ दिया तेरे भाई ने कोई पैसा? वो तो मैंने झूठ बोला था ताकि गगन को लगे कि जमीन इलाज के लिए बिक चुकी है। क्या मतलब? तुमने जमीन बेची ही नहीं? ना रे लता, बेची नहीं। मैं गगन को जमीन देना ही नहीं चाहता था। क्यों दूं मैं? पूरे घर का खर्चा मैं उठाता रहा और वो यूं ही बराबर का हिस्सा लेकर चला जाए। नहीं लता, नहीं। अब वो जमाना गया जब ईमानदारी से घर चलता था। देखना लता, जब गगन उस छोटी सी जमीन से जूझता रहेगा, फसल न उग पाएगी, तो वो खुद ही तंग आकर गांव छोड़ देगा। तब पूरा खेत, पूरा घर सब मेरा हो जाएगा। पर ऐसा करना सही नहीं है जगदीश। पिताजी की जमीन थी, वो दोनों का हक था। हक मेहनत से बनता है, विरासत से नहीं। अब देखना लता, गांव में सब कहेंगे जगदीश कितना समझदार निकला। ईमानदारी से थोड़े न घर चलता है। ईमानदारी का जमाना गया, अब तो चाल और समझ से ही पेट भरता है। आखिर वही हुआ जो जगदीश चाहता था। भैया, अब यहाँ गुजारा मुश्किल हो गया है। छोटी सी जमीन से घर का खर्च नहीं चल पा रहा। सोच रहा हूँ कि कहीं दूर गांव चला जाऊं। ठीक है, जैसा तू उचित समझे। अगर तू चाहे तो अपनी जमीन मुझे बेच दे, तेरे हाथ में कुछ पैसे आ जाएंगे, वहां काम शुरू करने में सहूलियत होगी। नहीं भैया, बेचना क्या है, आप मेरे अपने हैं। आप वैसे ही जमीन रख लीजिए, मैं चला जाऊंगा। ठीक है भाई, जैसा तू उचित समझे। और हाँ, मुझसे मिलने के लिए आते रहना। घर तो तेरा भी है, भूल मत जाना। जरूर भैया, जब भी मौका मिलेगा आऊंगा। गगन झोला उठाता है, पगडंडी पर धीरे धीरे दूर चला जाता है। गगन चला गया, बिना किसी शिकवे के, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे। पीछे रह गया जगदीश, जो मुस्कुराते हुए उसे जाते देख रहा था। जा गगन जा, कौन सा तू कभी लौटेगा।
तू नहीं रहेगा तो मैं चैन से रहूंगा। पूरा खेत, पूरा घर, अब सब मेरा ही तो है। कई दिनों तक भटकते हुए गगन जंगल के उस पार पहुंच गया। वहां उसे एक टूटी सी पुरानी झोंपड़ी मिली, शायद कभी किसी चरवाहे की थी। उसी को उसने अपना ठिकाना बना लिया। गगन ने गांव, घर और अपने भैया सब पीछे छोड़ दिया था। अब उसके सामने सिर्फ रास्ता था और एक सवाल, मैं काम के लिए जाऊं तो जाऊं कहां? गगन चलते चलते खुद से बुदबुदाता है, मैं घर छोड़कर तो चला आया हूँ, लेकिन अब मैं काम के लिए जाऊं तो जाऊं कहां? कहां मिलेगा कोई काम? अचानक आगे से आवाज आती है, बैलों की हिनहिनाहट और पहिए फंसने की आवाज। अरे ये क्या हुआ? लगता है कोई परेशानी में है। वो आगे बढ़ता है, देखता है एक बैलगाड़ी कीचड़ में फंसी है। अरे भाई, जरा मदद कर दो, ये गाड़ी नहीं निकल रही। जी सेठ जी, मैं मदद करता हूँ। गगन कंधा लगाता है, जोर लगाता है। बैलगाड़ी धीरे धीरे कीचड़ से बाहर निकल आती है। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गगन है। मैं दूर के गांव से आया हूँ, काम की तलाश में। अच्छा गगन, तो तुम क्या काम कर सकते हो? कुछ भी कर सकता हूँ सेठ जी, बस मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अगर तुम चाहो तो मेरे यहाँ काम कर लो। मेरे पास बहुत सी गायें हैं, उनका गोबर देखना, दूध निकालना, यही सब काम करना होगा। और इसके बदले मैं तुम्हें महीने के 50 सोने की मुद्राएं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, भगवान आपका भला करे। मेरा नाम सेठ धनीचंद है। कल से मेरे यहाँ काम पर आ जाना। और हाँ, तुम्हारे रहने की कोई व्यवस्था है? जी हाँ सेठ जी, जंगल के उस पार एक झोपड़ी है, मैं वही रहता हूँ फिलहाल। ठीक है, आराम से रहना। सुबह सूरज निकलते ही आ जाना, फिर मैं तुम्हें हरिया से मिलवा दूंगा। वो तुम्हें सारा काम समझा देगा। गगन के चेहरे पर थकान की जगह अब उम्मीद झलक रही थी। अगले दिन गगन अपनी झोपड़ी से निकलकर सेठ धनीचंद की हवेली पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचकर, प्रणाम सेठ जी, मैं गगन, जैसा आपने कहा था आज काम पर हाजिर हो गया हूँ। अरे वाह बेटा गगन, बहुत अच्छा किया। चलो, मैं तुम्हें हरिया से मिलवा देता हूँ, वही तुम्हें सारा काम समझा देगा। सेठ धनीचंद ने गगन को अपने पुराने नौकर हरिया से मिलवाया। हरिया ने बड़े अपनापन से उसका स्वागत किया और हवेली के पीछे बने गौशाले की ओर ले गया। देखो भाई गगन, यहाँ रोज सुबह सुबह गायों को साफ करना, उन्हें चारा डालना और फिर दूध निकालना होता है। सेठ जी को समय पर दूध चाहिए, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। गगन ने सिर झुकाकर हाँ कहा। हर सुबह वो अपनी झोपड़ी से निकलता, लंबा रास्ता तय करता और सेठ धनीचंद की हवेली पहुंचकर पूरे मन से काम करता। वो गायों को साफ करता, चारा डालता, दूध निकालता और हर शाम थक कर भी उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान होती थी। उधर गांव में मुखिया जी खेतों के रास्ते से गुजर रहे थे कि उनकी नजर जगदीश पर पड़ी। अरे भाई जगदीश, गगन नहीं दिखाई देता आजकल, कहाँ है वो? क्या बताऊं मुखिया जी, वो इस गांव को छोड़कर चला गया। कहता था जमीन से गुजारा नहीं हो रहा, कहीं और काम की तलाश में जाएगा। ये तो बहुत बुरा हुआ, वो लड़का तो बड़ा सीधा साधा था। हाँ मुखिया जी, मैंने तो बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। अब जो किस्मत में लिखा है वही सही। चलो ठीक है, मैं भी अपने घर चलता हूँ। और मैं खेत जा रहा हूँ, फसल देख लूं। दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े।
हर दिन की तरह आज भी गगन काम पर निकल पड़ा था, पर आज का रास्ता कुछ अलग था, क्योंकि किस्मत ने उसके लिए एक नई परीक्षा रखी थी। अचानक गगन को झाड़ियों के पास से कराहने की आवाज सुनाई देती है। कौन है वहाँ? वो पास जाता है, देखता है एक हिरन जमीन पर पड़ा है, उसके पैर से खून बह रहा है। अरे, ये तो बुरी तरह घायल है। किसने तुम्हारा ये हाल किया? हिरण धीमी आवाज में बोलती है, दयालु मानव, मेरी विनती है, मुझे मेरे ठिकाने तक पहुंचा दो, बस थोड़ी मदद, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। गगन की आंखें भर आती हैं। वो बिना एक पल गवाए हिरन को अपनी बाहों में उठाता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ठिकाने तक पहुंचाऊंगा। कई कदमों की दूरी के बाद गगन उसे एक गुफा जैसी जगह पर पहुंचा देता है। गगन अपने झोले से जड़ी बूटी निकालता है, पत्तों को पीसकर हिरण के घाव पर लेप लगाता है। लो बहन, ये औषधि लगा दी है, अब खून रुक जाएगा। खून रुक गया है, पर शरीर में शक्ति नहीं बची। अगर मुझे कुछ दिनों तक गाय का दूध मिल जाए तो शायद मैं फिर से खड़ी हो सकूं। बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो, मैं हर रोज तुम्हारे लिए दूध लाऊंगा। जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। हिरन ने गगन की आंखों में देखा। वहां कोई लालच नहीं था, बस सच्ची दया थी। हर रोज की तरह उस दिन भी गगन गायों का दूध निकाल रहा था, पर अब हर बार उसके मन में एक ही ख्याल होता, उस घायल हिरन के लिए थोड़ा दूध ले जाना है। वो हर बार चुपचाप थोड़ा दूध अलग रख लेता था, पर आज किस्मत चुप नहीं थी। हरिया अचानक पीछे से आता है और गगन को रोक देता है। रुक जा गगन, कहाँ ले जा रहा है ये दूध? इतने दिन से मैं सोच रहा था कि ये दूध क्यों कम पड़ रहा है। आज तो रंगे हाथों पकड़ लिया हूँ तुझे। हरिया, मेरी बात सुनो, मैं चोरी नहीं कर रहा था। ये दूध मैं एक घायल हिरण के लिए लेकर जाता हूँ, जिसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हिरन के लिए? वाह रे दयालु आदमी, तू सेठ की गायों का दूध जंगल में जानवरों को पिलाता है। अगर सेठ को पता चल गया ना, तो तेरी नौकरी गई समझ ले। हरिया, कृपा करके किसी को मत बताना, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो बेचारी मर जाएगी अगर समय से दूध नहीं मिला तो। हरिया थोड़ा सोचता है, फिर चालाकी से मुस्कुराता है। ठीक है, नहीं बताऊंगा। हर बार जब तू दूध ले जाएगा तो मुझे एक सोने की मुद्रा देगा, नौकरी भी बची रहेगी और तेरे हिरन की सेवा भी हो जाएगी। ठीक है हरिया, अगर यही रास्ता है तो मैं मानता हूँ। उस दिन से गगन हर सुबह अपनी मेहनत की कमाई में से एक सोने की मुद्रा हरिया को देने लगा। दिन बीतते गए, सिक्के कम पड़ने लगे, जेब खाली होती गई, पर गगन ने न तो अपना वादा तोड़ा, न ही उस घायल हिरण की सेवा बंद की। लो बहन, आज भी तुम्हारा दूध लाया हूँ, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। गगन के पास अब कुछ नहीं बचा था, ना सिक्के, ना आराम, ना सुख, पर उसकी आत्मा अब भी समृद्ध थी, क्योंकि उसने लालच के बदले इंसानियत चुनी थी। दिन बीतते गए, गगन की सेवा, उसकी दया और उसकी सच्चाई ने मानो चमत्कार कर दिया। हिरन अब पहले जैसी नहीं रही, उसकी आंखों में कोई दिव्य आभा थी और उसके स्वर में मानो प्रकृति की कृपा बोल रही थी। गगन पास आता है, दूध का कटोरा रखता है। लो, आज का दूध। अब तो तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो, बस कुछ ही दिनों में तुम जंगल में दौड़ती फिरोगी। गगन, तुमने मेरे लिए जो किया है उसकी कीमत मैं कभी नहीं चुका सकती। तुम्हारा हृदय निर्मल है, तुम्हारा कर्म पवित्र है। ऐसा मत कहो, मैंने तो बस इंसानियत निभाई। तुम्हारा दर्द देखकर मेरा मन पिघल गया था। मैंने तो बस वही किया जो मुझे करना था। गगन,
तुम्हारी सच्चाई ने मुझे गहराई से छू लिया है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देती हूँ, एक जादुई गाय। रोशनी के बीच एक सुंदर उजली गाय प्रकट होती है। उसकी आंखें शांत थी, उसके शरीर से हल्की चमक निकल रही थी। यह गाय साधारण नहीं है, यह एक साधारण गाय से 10 गुना अधिक दूध देगी, मधुर, पवित्र और अत्यंत पौष्टिक। इतना बड़ा उपहार, मैं इसका आभारी हूँ। लेकिन सुनो गगन, इस गाय से दूध तभी निकालना जब तुम्हारा मन सच्चा, शांत और निर्दोष हो, क्योंकि यदि कभी लालच या असत्य के भाव से इसका दूध निकाला तो इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। मैं वचन देता हूँ, इस वरदान का कभी दुरुपयोग नहीं करूँगा। इस गाय की सेवा मैं ऐसे करूँगा जैसे ये मेरा ही परिवार हो। गगन के जीवन में अब पहली बार चमत्कार हुआ था। एक घायल प्राणी की सेवा ने उसे ऐसा वरदान दिया जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। गगन सिर उठाता है, हिरन की ओर देखता है। एक बात पूछूं, अगर आपके पास इतनी चमत्कारिक शक्ति है तो फिर आपने खुद को पहले क्यों नहीं ठीक कर लिया? इतना कष्ट क्यों सहा? गगन, मैं चाहती तो एक पल में ठीक हो सकती थी, लेकिन तब शायद मुझे इंसानियत का असली चेहरा नहीं दिखता। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि जान सकूं, इस दुनिया में अभी भी कोई है जो बिना स्वार्थ के मदद करता है, और तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई और दया अभी भी जीवित है। क्या सोच रहे हो गगन? बस यही कि क्यों न इस गाय को मैं कुछ दिनों के लिए सेठ धनीचंद के तबेले में रख दूं। सेठ धनीचंद के तबेले में? लेकिन क्यों गगन? क्योंकि अब तक मैं उन्हीं की गायों का दूध लाकर तुमको देता रहा हूँ। अगर आज तुम ठीक हो तो कहीं न कहीं उनका भी थोड़ा हिस्सा उस सेवा में जुड़ा है। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस वरदान से सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी कुछ अच्छा करूं। गगन, तुम्हारी सच्चाई और कृतज्ञता ने मुझे अभिभूत कर दिया है। सच कहूं तो यही वो गुण है जो इंसान को मनुष्य बनाते हैं। धीरे धीरे हिरन के आसपास रंग बिरंगी रोशनी फैलने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? तुम जा रही हो? मेरा काम पूरा हो गया गगन। अब यह गाय तुम्हारे साथ रहेगी। याद रखना, इसे केवल सच्चाई के साथ पालना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। मैं वचन देता हूँ, इस गाय की सेवा सच्चे मन से करूँगा। और फिर वो हिरन गायब हो गई। हिरन के विलीन होने के बाद गगन ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और उस गाय को लेकर धीरे धीरे जंगल की पगडंडी से नीचे उतरने लगा। अरे भाई गगन, ये कौन सी गाय ले आया तू? कहीं से भागी हुई तो नहीं है ना? नहीं हरिया भाई, ये गाय मुझे जंगल में मिली थी। ये कोई साधारण गाय नहीं है, ये तो वरदान के रूप में मिली है। एक घायल हिरन ने मुझे दी थी। वो बोली थी कि ये गाय साधारण गाय के मुकाबले 10 गुना दूध अधिक देंगी। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है गगन। पर देख भाई, मैं तुझे एक बात कहूँ, तू ये बात किसी को मत कहना, खासकर सेठ धनीचंद को तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों हरिया भाई, अगर मैं सच बताऊं तो सेठ जी खुश नहीं होंगे क्या? तू नहीं जानता सेठ धनीचंद को। अगर तूने बता दिया कि तेरे पास जादुई गाय है तो वो तुझे यहाँ से निकाल देंगे, गाय भी छीन लेंगे और तेरे पास कोई ठिकाना नहीं बचेगा। तो फिर मैं क्या करूं हरिया भाई? ये गाय यहीं तबेले में बांध दे, किसी को मत बताना कि ये तेरी है। जब तेरे दूध का कर्ज उतर जाएगा तब तू इसे लेकर यहाँ से चले जाना और फिर सेठ जी को बता देना कि तूने अपनी गाय वापस ले ली। समझा? ठीक है हरिया भाई, जैसा आप कहो। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, बस यहाँ गाय शांति से रहे और दूध देती रहे, यही मेरे लिए काफी है। हाँ, शांति से रहेगी। अगली सुबह गगन ने जैसे ही उस गाय का दूध निकालना शुरू किया, मानो कोई चमत्कार हो गया। दूध का झरना बहने लगा, बाल्टी दर बाल्टी भरती चली गई
और दूध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हरिया पास खड़ा था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, ये तो सच में जादू है। इतना सारा दूध। दोपहर तक जब दूध की बाल्टियां हवेली के आंगन में पहुंची, सेठ धनीचंद खुद दौड़कर तबेले में आ गए। अरे ये क्या देख रहा हूं मैं, आज दूध का भंडार लग गया। हरिया, ये सब कैसे हुआ? सेठ जी, ये सब उस नई गाय का कमाल है। वो गाय मुझे वरदान में मिली थी। जंगल में एक साधु बाबा ने दी थी मुझे। उन्होंने कहा था, जो सच्चे मन से इसका ध्यान रखेगा, उसके घर में समृद्धि कभी कम नहीं होगी। ओह, तो ये बात है। मतलब ये गाय शुभ है और पवित्र भी। इसी ने मेरे व्यापार में उन्नति दी है। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये गाय तुम्हारी है तो तुम इसे अपने घर क्यों नहीं लेकर गए? मालिक, मेरा घर बहुत छोटा है, वहाँ इसे रखने के लिए जगह नहीं थी। सोचा इसे आपके तबेले में रख दूं ताकि ये सुरक्षित रहे और इसका दूध आपके व्यापार में लग सके। हरिया, तुम बहुत समझदार निकले। ठीक है, अब ये गाय यहीं रहेगी। और हाँ, आज से इसका दूध जितना भी निकलेगा उसे तुम अपने पास रख सकते हो। नहीं मालिक, मेरे लिए तो आपका आशीर्वाद ही काफी है। बस अगर मेरी तनख्वाह बढ़ा दें तो मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। सेठ हंस पड़ते हैं। वाह हरिया, तुम्हारे जैसे ईमानदार नौकर कहाँ मिलते हैं आजकल। आज से तुम्हारी तनख्वाह 4 गुनी बढ़ा दी जाती है। अब से तुम्हें हर महीने 400 सोने की मुद्राएं मिलेंगी। सेठ धनीचंद अपनी खुशी में लौट गए। उधर गगन, जो इस सच्चाई से बिल्कुल अनजान था, हर रोज उसी श्रद्धा से गाय का दूध निकालता रहा। दिन बीतते गए और जैसे जैसे गाय का दूध बढ़ता गया, सेठ धनीचंद का धन भी बढ़ने लगा। पिताजी, क्या मैं उस नई गाय का दूध पी सकती हूँ? सब कहते हैं कि उसका दूध बहुत स्वादिष्ट है और ताकत देता है। क्यों नहीं बेटी, बिल्कुल पी सकती हो। कल सुबह ही तुम्हारे लिए उसी गाय का दूध मंगवाऊंगा। देखते हैं आखिर इसका स्वाद कैसा है। हरिया, कहाँ गया तू? हरिया दौड़ता हुआ आता है और झुककर प्रणाम करता है। जी, हुकुम मालिक। हरिया, कल सुबह तुम्हारी गाय का दूध हमारी बेटी नैनावती पिएगी। अरे भाई, जरा देखा तो जाए आखिर इसका स्वाद कैसा है। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। अगली सुबह तबेले के बाहर हरिया बेचैनी से गगन का इंतजार कर रहा था, पर गगन उस दिन नहीं आया। आज शरीर में जरा सी भी ताकत नहीं बची है। हाथ पैर जवाब दे रहे हैं। उठने की कोशिश करता हूँ तो सांस अटक जाती है। काश आज भैया होते तो पूछते, गगन कैसे हो? पर अब तो बस यादें हैं और ये सन्नाटा। हरिया धीरे धीरे तबेले में आता है, चारों ओर देखता है कि कोई है या नहीं। गगन आज नहीं आया तो क्या हुआ? दूध निकालना कौन सा मुश्किल काम है। मैं निकालूंगा और सेठ जी को दूंगा। उन्हें पता तो चले हर काम मैं ही करता हूँ। फिर देखना, मेरी मजदूरी और भी बढ़ेगी और इनाम भी मिलेगा। हरिया के हाथों में न तो श्रद्धा थी न सच्चाई, बस लालच था। वही लालच जो इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। वाह, कितना गाढ़ा दूध है। आज तो सेठ जी खुश हो जाएंगे और नैनावती जी भी तारीफ करेंगी। अरे हरिया, ले आया दूध। चलो बेटी के लिए गिलास में डाल दो। हरिया के चेहरे पर संतोष था। नैनावती मुस्कुराते हुए गिलास उठाती है, धीरे धीरे दूध पीती है। कुछ ही पल बाद उसका चेहरा फीका पड़ने लगता है। पिताजी, ये क्या हो रहा है मुझे? वो कांपती है, गिलास गिर जाता है और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ती है।
उसका शरीर नीला पड़ने लगता है। नैनावती, नैनावती, हे भगवान, क्या कर दिया तुमने हरिया? मालिक, मैंने दूध निकाला था, गगन आज नहीं आया था तो। चुप! तूने क्या जहर मिला दिया था इसमें? तूने मेरी बेटी को क्या पिला दिया हरिया? हवेली में अफरा तफरी मच गई। लोग दौड़ने लगे। सेठ की आंखों में आंसू और आग दोनों थे, और हरिया अब अपनी लालच की सजा सामने देख रहा था। हवेली में हाहाकार मच चुका था। नैनावती की हालत बिगड़ती जा रही थी और सेठ धनीचंद की आंखों में भय और क्रोध दोनों जल रहे थे। मालिक, मुझसे गलती हो गई। मैंने लालच में उस गाय का दूध खुद निकाल दिया। गगन आज बीमार था तो मैंने सोचा कि मैं ही निकाल दूं और इनाम पा जाऊं। मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। दुष्ट! तूने लालच में मासूम की जान ले ली। अब तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलेगी। मैं खुद महाराज से कहूंगा कि तुझे उम्र कैद दी जाए। हरिया को सिपाही पकड़कर ले जाते हैं। वो रोता हुआ नजर से ओझल हो जाता है। सच सामने आ चुका था। हरिया का छल और लालच और गगन की सच्चाई सबको पता चल चुकी थी। सेठ धनीचंद ने गगन को बुलवाया। फिर शाम का समय, जंगल का वही पुराना स्थान। गगन थका हुआ बोझिल कदमों से उस गुफा के पास पहुंचता है जहां उसने हिरन को बचाया था। हे प्रभु, ये क्या हो गया? वो गाय जो आशीर्वाद थी वही अभिशाप बन गई। आखिर गलती कहाँ हुई है? तभी हवा में हल्की चमक फैलती है। वही हिरण प्रकट होती है। उसके चारों ओर प्रकाश का आभा मंडल है। गगन, मैं जानती हूँ तुम्हारा मन दुखी है, पर याद है ना, मैंने कहा था इस गाय से दूध केवल सच्चे मन से निकालना। पर हरिया का मन स्वार्थ और लालच से भरा था, इसलिए दूध विष बन गया और वही हुआ जिसका डर था। हे देवी, नैनावती को कैसे बचाऊं अब? घबराओ मत गगन, ये लो, ये पत्ता लो, इसे पीसकर नैनावती के दूध में मिला देना। जैसे ही वह इसे पिएगी उसकी जान लौट आएगी, क्योंकि सच्चे मन की भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। गगन, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। नहीं सेठ जी, अब भी उम्मीद बाकी है। मुझे विश्वास है सच्चाई की शक्ति पर। वो हिरण द्वारा दिया पत्ता दूध में मिलाता है और नैनावती को पिलाता है। कुछ क्षणों बाद नैनावती की सांस लौट आती है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान दिखती है। पिताजी, मैं ठीक हूँ। हे भगवान, चमत्कार! तुमने मेरे बेटी की जान बचा ली। तुम न केवल दयालु बल्कि सच्चे हृदय वाले इंसान हो। हवेली में उत्सव का माहौल था। सेठ धनीचंद गगन के कंधे पर हाथ रखते हैं। गगन, तुमने मेरी बेटी को जीवन दिया है। अब मैं चाहता हूँ वही बेटी तुम्हारी जीवन संगिनी बने। क्या तुम नैनावती से विवाह करोगे? सेठ जी, ये तो मेरे लिए बड़े सम्मान की बात होगी। उधर गगन के जीवन में उजाला लौट आया था। पर उसी समय गांव के उस पार जगदीश के खेतों में अंधेरा छा गया था। काले बादल, बिजली की गड़गड़ाहट, खेतों में पानी भरा हुआ। लता छाते के नीचे खड़ी है और जगदीश कीचड़ में फंसे पौधों को देख रहा है। बारिश लगातार कई दिनों से हो रही थी और उसी बारिश ने जगदीश की सारी फसल डुबो दी। जिस जमीन के लिए उसने अपने भाई को ठगा था, वही जमीन अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी थी। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? मेरी सारी मेहनत सब मिट्टी में मिल गई। वो कीचड़ में बैठ जाता है,
आंखों में आंसू भर आते हैं। जगदीश, अब हम क्या करेंगे? कर्ज का ब्याज भी बढ़ गया है और अब खेत भी उजड़ गया। हाँ लता, ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने अपने भाई को धोखा दिया, उसकी सच्चाई को छल से मिटाया और आज उसी मिट्टी ने मुझे निगल लिया। जगदीश को अब सब समझ आ चुका था, पर अब उसके पास ना भाई था, ना फसल, ना उम्मीद, बस पछतावा था और वही उसका दंड बन गया। बारिश थम चुकी थी, मगर जगदीश की जिंदगी में अब भी अंधेरा छाया था। खेतों में पानी, घर में निराशा और सिर पर बढ़ता हुआ कर्ज। मालिक, इस बार की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। बस थोड़ा वक्त और दे दीजिए, मैं जरूर चुका दूंगा आपका सारा कर्ज। जगदीश, तू हर बार यही कहता है। मैं कोई दानदाता नहीं हूं। मेरा पैसा मुझे चाहिए और वो भी अभी। मालिक, रहम कर दीजिए, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, बस यही घर और जमीन है। अरे यही तो मुझे चाहिए जगदीश। तेरी जमीन, तेरा घर, अब सब मेरा होगा। कर्ज के बदले तेरा सब कुछ जब्त कर रहा हूं। चले जा यहां से। जगदीश, अब हम कहाँ जाएंगे? ये घर, ये जमीन, यही तो हमारी दुनिया थी। हाँ लता, यही तो सच्चाई है। जिस जमीन को पाने के लिए मैंने अपने भाई से धोखा किया था, आज उसी जमीन ने मुझे ठुकरा दिया। मैंने अपने ही हाथों से बर्बादी बोई थी और आज उसी की फसल काट रहा हूँ। जमींदार चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक टूटा हुआ इंसान। जगदीश अब समझ चुका था कि धोखे से पाई गई जमीन कभी फल नहीं देती, वो सिर्फ पछतावे की फसल उगाती है। जगदीश मिट्टी पर बैठा था, चारों ओर सन्नाटा, और अचानक पीछे से किसी की आवाज आई। भैया। जगदीश चौंकता है, पीछे मुड़ता है। गगन, तू सच में आ गया। मुझे लगा कि मैंने तुझे हमेशा के लिए खो दिया है। नहीं भैया, जो रिश्ता दिल से होता है वो कभी खोता नहीं है। वक्त ने हमें भले अलग किया, पर खून का रिश्ता मिट्टी की तरह होता है। जितना भी बिखेरें, दोबारा जुड़ ही जाता है। जगदीश के चेहरे से आंसू बहने लगते हैं। वो गगन के पैरों में गिर जाता है। मुझे माफ कर दे गगन, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तेरी जमीन छीनी, तेरी मेहनत छीनी, और आज सब कुछ खोकर समझ पाया हूँ कि मैंने जमीन नहीं, अपने भाई का भरोसा खो दिया था। भैया, भाई से बड़ी कोई चीज नहीं होती और भाई से बड़ी माफी भी नहीं होती। छोड़िए ये पछतावा, अब चलिए मेरे साथ। वहां सीतापुर में मेरा घर है, खेत है, गायें हैं और सच्ची खुशी भी वही है। चलो भैया, अब हम साथ रहेंगे। मन करेगा तो खेती करना, नहीं करे तो बस सुकून से रहना। अब कोई झगड़ा नहीं, बस अपना परिवार। तू कितना बड़ा निकला रे गगन। मैंने हमेशा सोचा था चालाकी से दुनिया जीती जाती है, पर तूने दिखा दिया कि सच्चाई और प्रेम ही असली जीत है। बरसों की दूरी कुछ पलों की गले मिलने में मिट गई। दोनों भाई, एक जो गिर चुका था और एक जिसने उसे थाम लिया। अब तो सब ठीक हो गया, घर फिर से घर बन गया। चलो भैया चलते हैं, अब बहुत देर हो गई। और इस तरह दो भाइयों की कहानी जो लालच से शुरू हुई थी, वो समाप्त हुई प्रेम और क्षमा की रोशनी में।